सभी को मेरा नमस्कार। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग के छठे पद्य पर चर्चा कर रहे थे हम। उसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि इस पद्य के द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार से हाथी को सिंह अपने भोजन के लिए उनको मारते हैं और मारने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उनके पैरों के निशान धुल जाने के कारण, जो रक्त है उस जो गिरता है उसका धुल जाने के कारण उनके पैरों के चिन्ह भी दिखाई नहीं देते कि वो कहाँ चले गए हैं। लेकिन फिर भी जो उनके हाथियों को मारने से जो उनके उंगलियों में, उनके नाखूनों में जो मुक्ताफल फंस जाते हैं, मोती, वो उनके भागने से वहां पे जहां जहां भी गिरते हैं उसको देखकर किरात जो जाति, जो सिंहों को मारने वाली, सिंह का शिकार करने वाली है, उनको उनका मार्ग पता चल जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि सिंह कहाँ गए हैं। तो इस तरह से सिंह मारते हैं हाथियों को और सिंहों को मारते हैं व्याध, जो कि किरात के रूप में वहां पर जो एक प्रकार की जाति है, जिसके विषय में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो पद शब्द है ना, तो पद मीन्स पैरों का निशान, पद चिन्ह, और द्वितीय भक्ति एक वचन है यहाँ। अब यहाँ पे तुषार श्रुत धौत रक्तम, तुषार स्तुति शब्द है यहाँ पे, तुषार श्रुत नहीं है। तो तुषार स्तुति, तुषार कहते हैं हिम, तो हिमस्य तुषारस्य स्तुति भी, धौतम रक्तम यस्य तत्, ये पद के लिए प्रयोग किया गया है कि वह मार्ग, वह पद चिन्ह जिसका, जहाँ का रक्त जो है वो तुषार के बहने से धुल गया है, ऐसा मार्ग। तो ये मार्ग के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है। और यस्मिन अदृष्ट्वा भी, तो अदृष्ट्वा न दृष्ट्वा, तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि न दृष्ट्वा में नए समास क्यों नहीं हुआ, यहाँ अदृष्ट्वा लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे नए समास नहीं होता है क्योंकि सुबंत के साथ यहाँ पे समास नहीं होता है। तो सुबंत के साथ समास होता है, ये जो है कृदंत है, इसलिए यहाँ पे दृष्टवा में अव्यय है, इसलिए समास यहाँ पे तत्पुरुष समास या नए तत्पुरुष समास नहीं हुआ है। और अगला जो है त्वा प्रत्यय है यहाँ पे, तो हत द्विपा नाम, तो हत द्विपा नाम यहाँ किसके लिए आया है? केसरी नाम, सिंहों के विशेषण के रूप में आया है। तो हता द्विपाह यही तेषाम, अर्थात जिन्होंने, द्विप मीन्स हाथियों को, हत मीन्स मार दिया है, वो कैसे? केसरी शेर, तो उसी का विशेषण है यहाँ पे। तो षष्ठी भक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है। तो हत, हन धातु से तब प्रत्यय लगकर हत बनता है। और द्विप, द्विप हाथी का नाम है, और इसको द्विप इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वाभ्याम पिबते इति द्विपः, जो दो तरह से पी लेता है, वो मुख से भी पानी को ग्रहण करता है और अपने सूंड से भी ग्रहण करता है। तो अब ये उसका मार्ग, उनके पद चिन्ह नहीं मिले हैं कोई, लेकिन अब उनको उनका मार्ग कैसे मिले, कैसे पता चले कि सिंह जो है वो कहाँ गया है? तो किरात देखते हैं कि रास्ते में जहां जहां पे वो सिंह गया है वहां कुछ उनको मोती गिरे हुए, उनके नख के रंध्र भाग से जो मोती चिपक गए थे वो निकल निकल के गिरे हुए प्राप्त होते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि वे किस मार्ग से गए हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे पद हैं जिनका ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे धौत कैसे बनता है? तुषार स्तुति धौत, तो यहाँ पे धौत जो है ये धाव धातु से बनता है, और धाव भागना अर्थ में भी होती है, धाव धोना अर्थ में भी होती है। तो यहाँ पे धोना अर्थ में धाव धातु है और त प्रत्यय दिया गया है, और त प्रत्यय जब लगता है तो यहाँ पे विकल्प से इट होता है। ये नियम है कि विकल्प से जो है इट आगम होता है, परंतु यस्य विभाषा
एक जो सूत्र है उसके अनुसार ये विकल्प से होता है त प्रत्यय। तो यहाँ पे त प्रत्यय होने पर यद्यपि इट आगम होकर धावित रूप बनता है, और वो रूप भी हमने प्रयोग में देखा हुआ है, धावित। लेकिन धौत कब बनता है? जब यहाँ पर हम इट आगम नहीं करते हैं, तब धौत बनता है। तो धाव से धौत और यस्य विभाषा सूत्र द्वारा इट ना होने पर बनता है। अब मैंने अभी आपके सामने किरात की बात की, तो किरात कौन होते हैं, किरात कौन सी जाति होती है? तो इसके लिए कहा कि किरात शबर पुलिंदा म्लेच्छ जातयः। ये किरात, शबर और पुलिंद ये जातियां, ये म्लेच्छ जातियां होती हैं, म्लेच्छों की। तो उनमें एक किरात भी होता है। और किरात को यदि हम किरात की व्युत्पत्ति देखें तो किरम, किर का अर्थ होता है पर्यंत भूमि, जो कि एक समतल भूमि भाग होता है, उस पर भूमिम अतंती अर्थात गच्छन्ति, ऐसे जो है पर्यंत भूमि, जैसे कि जो हम कहेंगे जैसे बॉर्डर एरिया होता है ना, वहां पर जाकर जो रहते हैं पर्वतों पर, उनको किरात कहते हैं। तो यहाँ पे किरात पर्वतों पर हैं और शिकार कर रहे हैं वो सिंहों का, तो उसी के लिए ये बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए आगे, जब हम आगे देखते हैं तो उसमें विदंती में विद धातु का प्रयोग है। हम जानते हैं कि विद धातु के अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर विद ज्ञाने धातु अर्थ है, तो जान लेते हैं विद ज्ञाने। विदंती यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त किया गया है। अब एक पद जो यहाँ पे समस्त पद के रूप में हमारे सामने बताया गया है, वो क्या, नख रंध्र मुक्तई मुक्ता फलई। दो पद हैं अलग अलग, दो मुक्तई और मुक्ता फलई, इनमें संधि होकर मुक्तैर मुक्ता फलई ये दिया गया है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो वह है नख रंध्र, तो नखा नाम रंध्राह, नखों के जो नाखूनों के रंध्र छिद्र होते हैं। तई मुक्ताह, उनसे मुक्त, उनसे छूटे हुए, नाखूनों के रंध्रों से छूटे हुए। क्या ये किसका विशेषण है? मुक्ता फलई, ये मुक्ता फलई के लिए आया है। नख रंध्रई मुक्तई मुक्ता और तई नख रंध्र मुक्तैर मुक्ता फलई, मुक्ता फल मोती को कहते हैं। और केसरी नाम, केसरी ये सिंह का नाम है, सिंह को कहते हैं। और किरात मैंने आपके सामने बताया कि किरात एक जाति है। तो यहाँ पर भी पर्वतों में क्या क्या होता है, किस प्रकार से शिकार किया जाता है, किस तरह से किरातों को शिकार अपना प्राप्त होता है, कौन से चिन्ह हैं जिन्हें देखकर उन्हें ये पता चलता है कि शिकार अर्थात सिंह कहाँ पर है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम आगे आपके सामने पद्य संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। और पद्य संख्या 7 है, न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र भूर्ज त्वचः कुंजर बिंदु शोणाः व्रजंती विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपयोगम। ये बहुत सुंदर पद्य है, और इस पद्य का एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। क्योंकि हम यदि कहते हैं कि संस्कृत में विज्ञान पूर्व से ही विद्यमान था, प्राचीन काल से ही विद्यमान था, चाहे वो स्रोत रूप में हो और चाहे पूर्ण रूप में हो, उसके बिंदु, उसके बीज हमें अपने पुराने शास्त्रों में मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी का वर्णन करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन से हमारे प्राचीन संस्कृति से संबंधित हमें तत्व प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र, यत्र मीन्स जहां पर, ये पर्वत के वर्णन किया गया हिमालय का, तो इसलिए ये जितने भी सर्वनाम शब्द हैं जहां यत्र या यस्मिन प्रयोग होते हैं वो हिमालय पर्वत के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि यत्र, यत्र मीन्स जहां पर भूर्ज त्वचा धातु रसेन न्यस्ताक्षरा, धातु रसेन। अब धातु क्या होता है? जो धातुएं होती हैं, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के, अनेक वर्णों वाली
धातुएं प्राप्त होती हैं। और धातुओं का जो रस होता है वो भी भिन्न भिन्न कलर रंगों का होता है। तो धातुओं के रस से न्यस्ताक्षरा, न्यस्ताक्षरा मीन्स जहां पर अक्षर, न्यस्त मीन्स लिखे गए हैं। तो यत्र जिस हिमालय पर्वत पर धातुओं के रस से अक्षर लिखे गए हैं, अक्षर बनाए गए हैं। भूर्ज त्वचा, भूर्ज त्वचा भोज वृक्ष की त्वचा को, मतलब उसके जो भोज की जो त्वचा होती है उसको कहते हैं यहाँ भूर्ज त्वचा। तो भोज वृक्ष की त्वचा। कुंजर बिंदु शोणा, जो कि कुंजर हाथी को कहते हैं, हाथियों के बिंदुओं के समान लाल। तो यहाँ पे कहा कि धातु रसेन, धातुओं के रस से न्यस्त अक्षरा, न्यस्त लिखे हुए अक्षरों वाले। कुंजर बिंदु शोणा, कुंजर की हाथियों के बिंदु के समान, चिन्ह के समान। शोणा मीन्स लाल। भूर्द त्वचा, भूर्ज त्वचा भोज की खाल, भोज की जो तना होता है ना उसमें जो खाल निकलती है वो। तो भोज वृक्ष की खाल, भोजपत्र भी बोलते हैं इसको। भोजपत्र के विषय में यदि हम बात करें तो जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले भोजपत्रों पर ही लिखा जाता था, और स्याही भी नहीं, लिखने वाली कलम भी नहीं, तो जंगली लकड़ी से ही कलम बनाकर, और ये जो धातुओं का रस जो है उस रस उसमें से जो निकलता है उसको लेकर और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। आज भी हमारे अनेक प्रकार के संग्रहालयों में, अनेक विश्वविद्यालयों में ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो भोजपत्रों पर लिखे हुए हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पांडुलिपि के नाम से कहते हैं। तो इन्हीं के विषय में बताया कि भोजपत्रों पर, जो भोजपत्र के बारे में बताया कि जहां पर धातुओं के रस से अक्षर लिखे गए हैं। और कुंजर बिंदु शोणा, और वो भोजपत्र कैसे हैं, हाथियों के जो बिंदु हैं उससे शोण। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न होता है, हाथियों के बिंदु क्या हैं? तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब हाथी 50 वर्ष का हो जाता है तो उसके शरीर पर कुछ बिंदु जो हैं वो निशान, वो लाल रंग के जो चिन्ह हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि भोजपत्र कैसे हैं, हाथियों के जो बिंदु हैं, जो कि उनके आयु 50 वर्ष होने पर उनकी आयु के सूचक भी हैं, वो निशान जो आ जाते हैं लाल रंग के, तो उससे तुलना की गई है भोजपत्र की। तो भोजपत्र जो, क्योंकि उन पे अक्षर लिखे गए हैं। अब यहाँ पर भी ये भोजपत्र को लाल क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया क्योंकि भोजपत्र पर धातुओं के रस से वो लाल अक्षर लिखे गए हैं। तो जैसे भोजपत्र अपने आप में तो पीले रंग का भी होता है, अलग अलग रंग का होता है, लेकिन उस पर जो अक्षर लिखे जाते हैं वो लाल रंग से होते हैं। तो इसलिए उन्होंने तुलना की है कि हाथियों के जो बिंदु हैं उसके समान वो लाल हैं, अर्थात लाल किससे भी, जहाँ पे अक्षर लिखे गए हैं। वैसे वो हम जानते हैं कि भोजपत्र जो है उसका रंग भूरे इत्यादि रंग का होता है, तो उस पर लाल वर्ण लिखे गए हैं, लाल अक्षर लिखे गए हैं, तो वो बिल्कुल जो है हाथियों के बिंदु के समान वो लाल प्रतीत हो रहे हैं भोजपत्र। तो अब उन भोजपत्रों के विषय में क्या कहा? वो भोजपत्र जिन पर धातुओं के रस से अक्षर लिखे गए हैं और जो हाथियों के शरीर के बूंदों के समान जो लाल हैं, ऐसे भूर्ज त्वचा, ऐसे भोजपत्र या भोज पर्वत की जो त्वचा है वो व्रजंती विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपयोगम। तो वो जो भोजपत्र हैं वो उनका उपयोग कहाँ होता है? वहाँ पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर ये जो भोजपत्र मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उन पत्तों का, उन पत्रों का प्रयोग करने के लिए कहा कि वो जो भोजपत्र हैं वो विद्याधर सुंदरी नाम, जो विद्याधर हैं उनकी जो सुंदरियां हैं, तो विद्याधरों की सुंदरियों के अनंग लेख क्रियोपयोगम या वजंती। अनंग लेख
हम प्रेम पत्र को कहते हैं, अनंग लेख। प्रेम पत्र को लिखने के क्रियोपयोगम, लिखने की क्रिया के कारण उपयोग में व्रजंती में लाए जाते हैं। तो देखिए, अब इन भोजपत्रों का प्रयोग कालिदास ने जो बताया है वो किसके लिए होता है कि जो विद्याधर, जो एक जाति है, देवों की जाति है ये, तो इसके विषय में भी मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन अभी विद्याधरों की जो सुंदरियां हैं वो उन भोजपत्रों का प्रयोग अपने प्रेम पत्र को लिखने के कारण, लिखने के लिए करती हैं। तो यही इस द्वितीय पंक्ति में बताया गया है इन भोजपत्रों का प्रयोग का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि भोजपत्र पर जो बड़े बड़े ग्रंथ भी सिद्ध पुरुषों ने, ऋषियों ने लिखे हैं वहां पर, जो कि हमें प्राप्त भी होते हैं। परंतु कालिदास ने इसके प्रयोग के लिए कहा कि विद्याधर सुंदरियां अपने प्रेम पत्र को लिखने में इनका प्रयोग करती हैं। अब कुछ जानकारी हमें ये भी चाहिए कि भोजपत्र वास्तव में क्या होते हैं। तो भूर्ज त्वचा को यदि हम वैज्ञानिक भाषा में कहें, इसका नाम है बेटुला यूटिलिस, ये इसको कहते हैं। और इसके जो हम कहेंगे कि इसका चिकित्सक जो है इसका प्रयोग करते हैं यदि किसी को अस्थमा की बीमारी हो या चक्कर बीमारी हो, और उनमें ये जो है बहुत ही उपयोगी होता है, इससे जब हम दवा बनाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इससे एक प्रकार की जो बियर है वो भी बनाने में सहायता मिलती है। तो ये भूर्ज त्वच अभी है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, ये भोजपत्र। और संस्कृत में इसको बहुवल्कल भी कहते हैं, भूर्ज त्वच को बहुवल्कल भी कहते हैं। ये वल्कल जो है गेरुए रंग के होते हैं, इसलिए बहुवल्कल यहाँ पे प्रयोग किया गया। और अंग्रेजी में कहते हैं हिमालयन सिल्वर बर्च, ये इसको अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है इनके लिए। तो मैंने आपको बताया कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, और कई तो ये भी कहते हैं कि ये कैंसर के रोग में भी इससे बनाई हुई औषधि से ये ठीक किया जा सकता है। और व्रण घाव अगर हो जाए तो घाव पर भी इसको घिस के लगाया जाता है। और इसका आविष्कार 201 ईस्वी पूर्व में चीन के काइलून, ये आविष्कार मैं बता रही हूँ आपको कि ये जब कागज नहीं था तो ये भोजपत्रों पर लिखा जाता था, लेकिन जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ तो फिर उस कागज का प्रयोग किया जाने लगा लिखने के लिए। और वो कागज का आविष्कार बहुत देर में जाकर 200 ईस्वी पूर्व में चीन के काइलून ने किया था। तो इसका तात्पर्य यह है कि 201 से पहले ईसा पूर्व से जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो या तो श्रवण परंपरा से थे, जैसे हमारे वेद हैं, श्रवण परंपरा से प्राप्त होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से, और या फिर भोजपत्रों पर लिखे गए थे। बाद में उनको फिर जब कागज का आविष्कार हुआ तब उनको कागज पर अंकित कर दिया गया। अब हम इनमें जो पद हैं उनके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धातु रसेन धातुएं तो हमने पूर्व में ही बताया कि इस हिमालय पर बहुत सी धातुएं प्राप्त होती हैं, और उनका रस निकालकर उनमें से उससे पत्र इत्यादि लिखने का कार्य देवताओं की, जो विद्याधरों की सुंदरियां हैं, वो करती थी। अब हमारे पास जो शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। यह कुंजर बिंदु शूणा, कुंजर हाथी के लिए प्रयोग किया, और बिंदु मैंने बताया कि जो चिन्ह होते हैं गोल गोल, और शोणा मीन्स लाल। तो यहाँ पर जब हम कुंजर की बात करें, हाथी की बात करें, तो मैंने बताया आपको कि इसके जो ये चिन्ह होते हैं ये लगभग 50 वर्ष की आयु में आते हैं हाथी के शरीर पर। तो हाथी वजन में 120 किलो का होता है, और वो 150 किलो खाना एक समय में खाता है, और 12 से 15 घंटे वो खाने में लगाता है, और केवल वो नींद जो है 2 घंटे की करता है। और उसकी आयु 60 से 70 वर्ष की होती है, और कई जो है वो हाथी वो 100 वर्ष तक भी जीते हैं। तो यहाँ पर हाथियों के विषय में जो चर्चा की उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि हाथी का वजन, हाथी की आयु,
ये कितनी होती है, तभी हम ये बताएंगे कि 50 वर्ष की आयु में उसके शरीर पर जो एक लाल चिन्ह हो जाते हैं। और उसके बाद कुंजर बिंदवा, तो इसमें कुंजराणाम बिंदवा इव शोणा, ये भी अर्थ इसमें समास हो सकता है समस्त पद, कि कुंजर हाथियों के बिंदुओं के समान लाल। ये यहाँ पे इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि जैसे हाथियों के बिंदु होते हैं उसके समान वो लाल भोजपत्र हैं। तो अब आगे देखिए, बिंदु शोणा, कुंजराणाम बिंदु शोणा, तो बिंदु भी शोणा, बिंदु शोणा। तो कुंजरा नाम, देखिए दो अर्थ इसमें है, दो प्रकार से हम समास करते हैं। कुंजरा नाम बिंदवा इव शोणा, हाथियों के शरीर पर लगे हुए बिंदुओं के समान लाल। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुंजरा इव बिंदु शोणा, बिंदु शोणा मीन्स बिंदु भी शोणा, और हाथियों के समान बिंदुओं से लाल। तो दोनों ही प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं और समास कर सकते हैं। अब दूसरा है अनंग लेखा। अब अनंग लेख, अनंग हम कामदेव को भी कहते हैं, तो यह अनंग लेख मीन्स मदनावस्था सूचका श्लोक गाथा। अब मदन अवस्था अर्थात काम की अवस्था का सूचक, प्रेम की अवस्था का सूचक जो श्लोक में लिखे गए गाथा है, वर्णन है, वो अनंग लेख कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बात तो ये भी है कि श्लोकों के माध्यम से जो है काम, अपने मन के भावों को प्रकट किया जाता था। हमने अभिज्ञान शकुंतल में भी देखा कि शकुंतला भी दुष्यंत को जब प्रेम पत्र लिखती है तो वो श्लोक के माध्यम से ही उसको वो प्रेम पत्र लिखती है। इसीलिए यहाँ का मदनावस्था सूचक श्लोक गाथा। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हम विद्याधर सुंदरियों की यदि हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये पर्वतों पर रहने वाले एक दैवी जाति है, जो कि वहां पर अपने प्रेमी अगर उनके कहीं गए हुए हैं, उनके लिए जब वो पत्र लिखती हैं, अनंग लेख कहते हैं, तो उस कार्य में वो वहां पर उस समय ये तो था नहीं कि हमारे पास कुछ और सामग्री हो जिसके द्वारा हम अपना संदेश पहुंचा सकें। तो वह संदेश के लिए वो केवल इन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं का सहारा लेती थी और उन पर अपने लेखों को लिखकर वो अपने प्रेमियों को भेजा करती थी, उनके लिए दिया करती थी। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम ये देखें इस पद्य में कि हमारे पास जब हम कहते हैं कि भोजपत्र, तो भोजपत्रों का प्रयोग और भी अनेक कार्य में होता है। ये एक पवित्र पत्ता होता है, त्वचा होती है, तो प्रमुख रूप से तो इसका जो प्रयोग है वो लेखन के कार्य में ही किया जाता था। और आजकल बहुत अधिक जो छात्र हैं, शोध करने वाले, वो इस ओर अग्रसर हो रहे हैं और जो उन्हें प्राप्त हो रहा है सामग्री, उसको अब वो लेकर और उसको पुस्तकों के रूप में निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये कार्य संस्कृत के विद्वान ही कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो हमें भोजपत्र प्राप्त होते हैं, उसमें क्योंकि उस समय संस्कृत की भाषा ही प्रचलित थी, इसलिए संस्कृत में ही वो प्राप्त होते हैं। और संस्कृत के जानने वाले और अन्य विषयों के जानने वाले यदि मिलकर इस और प्रयास करें तो हमारी प्राचीन सामग्री हमें बहुत अधिक प्राप्त हो सकती है, जो कि हमारे विज्ञान और हमारे प्राचीन संस्कृति, प्राचीन समाज, प्राचीन सभ्यता के विषय में विशिष्ट जानकारी दे सकते हैं। तो इस और प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम भारत को ये चाहते हैं कि विश्व गुरु हो और प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता यदि हम बताना चाहते हैं भारत की, तो इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि हम हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो उपलब्ध नहीं है, जो भोजपत्रों पर अंकित किए गए हैं, उनको लें, उनको जो है पुनः उनका संपादन करें। उसमें जो इतने वर्षों तक जहाँ पे उनको रखा गया है और अभी भी वो सुरक्षित है,
लेकिन हो सकता है कि उनमें कुछ कुछ शब्द वहाँ पे उपलब्ध ना हो रहे हों, मिट गए हों, तो संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के शोधकर्ता ही इसमें सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है। और हम ये देख रहे हैं कि कालिदास ने हमें जिस समय ये उन्होंने, कालिदास ईसा से पूर्व, हम अगर कई विवाद हैं, लेकिन अगर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का अगर उनका माने तो उस समय अभी जो है लिखने के लिए कागज का प्रयोग नहीं होता था, अपितु इन भोजपत्रों पर ही लिखा जाता था। और ये पर्वतों पर प्राप्त होने वाला जो है पत्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पद्य में किस तरह से, किस प्रकार से हिमालय के महत्व को बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर किस किस प्रकार की आश्चर्यजनक उपयोगी सामग्री उपलब्ध होती है, जिनमें से ये एक भोजपत्र भी है जो कि लिखने के काम आता है। जो कागज जब नहीं था तो उस समय जिन ग्रंथों को रचा गया वो इन्हीं के ऊपर रचा गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले पद्यों पर चर्चा मैं आपसे अगले व्याख्यान में करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।